नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर की मिडिवल इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहमनी किंगडम के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने चर्चा करी थी विजयनगर की। तो दक्षिण भारत में मिडिवल इंडिया में बहमनी और विजयनगर ये दो सबसे बड़े साम्राज्य थे जिन्होंने लगभग 200 सालों तक राज किया और सेंट्रल से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा एरिया डोमिनेट किया। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत काल था, उसको हम पूरा पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द मुगल डायनेस्टी। लेकिन इस बीच में जो कई सारे सेंट्रल इंडिया के एम्पायर्स हैं, मालवा, मेवाड़, गुजरात, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए जो हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो बहमनी और विजयनगर की जो राइवलरी है वो काफी लंबे समय तक चलती है और अल्टीमेटली बहमनी एम्पायर कई हिस्सों में टूट जाता है। तो ये कैसे स्थापित हुआ और कैसे अलग अलग हिस्सों में टूटता है, इसी की कहानी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही एम्पायर्स के स्थापना का जो वर्ष है वो काफी नजदीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो 10 साल हिस्ट्री में कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। तो विजयनगर 1336 में शुरू होता है हरिहर और बुक्का राय के द्वारा, और बहमनी सल्तनत की शुरुआत होती है 1347 में, जब ये दिल्ली सल्तनत से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है। सो मिडिल ऑफ द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी के मध्य में ये दोनों एम्पायर शुरू होते हैं और 16th सेंचुरी के मध्य तक ये दोनों रहेंगे और पूरी तरह से खत्म होंगे 17th सेंचुरी में। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट बहमनी, ये 1680s में जाकर मुगल एम्पायर में विलीन हो जाता है। आगे बढ़े, डिटेल में सबकी चर्चा करें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ, स्पेशली मिडिवल हिस्ट्री के पीडीएफ्स आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डाउनलोड ऑल द पीडीएफ्स। यूपीएससी की तैयारी से संबंधित कोई भी आपको चर्चा करनी है, किस तरह से तैयारी करी जाती है, 24, 25, 26 के एग्जाम को टारगेट करना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन शेड्यूल चाहिए, गाइडेंस चाहिए, इस तरह की कोई भी चर्चा आप इस फोन नंबर पर मेरे काउंसलर के साथ कर सकते हैं 7825860095। इस नंबर पर आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम की 7 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं और आपको गाइडेंस मिल जाएगी। बहमनी किंगडम की स्थापना करी थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह ये टाइटल उन्होंने सुल्तान बनने के बाद लिया था। उसके पहले ओरिजिनल नाम था अलाउद्दीन हसन, और अलाउद्दीन हसन पहले एक बहुत ही अमीर ब्राह्मण के सर्विसेज में थे। ही यूज्ड टू वर्क फॉर दिस ब्राह्मण कॉल्ड गंगू, और इसीलिए अलाउद्दीन हसन को कॉमनली जाना जाता था हसन गंगू के नाम से। लेकिन बाद में जब वो सुल्तान बन जाते हैं तो अपना नाम चेंज कर लेते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह। कोई भी सुल्तान या राजा बनता है तो वो कई बार टाइटल्स इस तरह के ले लेता है, तो ये बाद में नाम दे दिया जाता है। तो आपसे एग्जाम में दोनों ही नाम पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए अवेयर रहिए। बहमनी किंगडम का कैपिटल था गुलबर्गा या फिर कलबुर्गी, जो इसका आज के समय प्रॉपर नाम दिया जाता है। जो कन्नड़ा भाषी लोग जो बोलते हैं उसे कलबुर्गी है, लेकिन गुलबर्गा के नाम से भी इसे इतिहास में जाना जाता है। दोनों ही नाम बिल्कुल करेक्ट हैं। और इसका जो कोर एरिया है, मैं आपको बार बार बताता हूं कि कोई भी साम्राज्य का कोर रीजन जहां से वो शुरुआत उसकी होती है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो गुलबर्गा आता है उत्तरी कर्नाटका में, तो ये नॉर्दर्न डेक्कन का रीजन है, यहां से इनकी शुरुआत होती है। ये इनका कोर एरिया था और यहां से बढ़ते बढ़ते ये पूरे शेडेड एरिया तक बहमनी एम्पायर पहुंच जाता है अपने चरम पर। लेकिन हमेशा इनका कोर एरिया यही वाला रहेगा। तो आज के समय ये तेलंगाना, नॉर्दर्न कर्नाटका, इसे भी कई बार हैदराबाद कर्नाटका कहते हैं, और ये जो सदर्न महाराष्ट्र या वेस्ट ईस्टर्न महाराष्ट्र वाला रीजन है ये इनका कोर एरिया हुआ करता था। नॉर्दर्न कर्नाटका इज अ वेरी स्पेसिफिक एरिया। डेक्कन में इन दोनों ही एम्पायर्स के बीच में एक लंबा संघर्ष चलता है विजयनगर और बहमनी के बीच में। अल्टीमेटली विजयनगर काफी कमजोर हो जाता है और फिर बाद के 100 साल जो होंगे, इनके लास्ट 100 ईयर्स फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 1560 टू 1687, तो ये 100-120 साल मुगल एम्पायर के साथ इन बहमनी सल्तनत का स्ट्रगल चलेगा, और वो भी काफी लंबा स्ट्रगल है, और अल्टीमेटली ये सब हार जाएंगे और मुगल एम्पायर के अधीन आ जाएंगे। अब बहमनी सल्तान्स का नाम और उनका ईयर ऑफ रेन, यानी कब से कब तक शासन किया, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उनके नाम और शासनकाल दोनों यहां पर लिखे हुए हैं। सारे नाम और शासनकाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कम से कम कुछ तो याद रखिए। अलाउद्दीन बहमन शाह का जो टाइम पीरियड है उसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद ये अहमद शाह वली का इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह का भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनके नाम आगे बार बार आने वाले हैं। तो इसको आप चाहें तो एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुल्तान थे। और 1527 के बाद क्या होता है, अल्टीमेटली ये एम्पायर बिखर जाता है, 3-4 इसमें अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। जो पावरफुल गवर्नर्स या बड़े बड़े मंत्री थे उन्होंने अपने अपने किंगडम्स कार्व आउट कर लिए। बहमनी की शुरुआत यानी 1347 एडी से लेकर अगले जो 150 साल रहे वो उनके इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ऑफ द क्लैशेस विद विजयनगर। लगभग 150 साल ये राइवलरी चलती है एंड इट वॉज अ बिग राइवलरी। विजयनगर एम्पायर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था, कई सुल्तान के नाम तब भी आए थे। तो इनकी लड़ाई मेनली किस बात को लेकर थी, तुंगभद्रा दोआब यानी कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच वाला जो बहुत ही फर्टाइल लैंड है उसको जीतने को लेकर ये लड़ाई थी, क्योंकि वहां बहुत अच्छी उपज होती है, खेती होती है, उससे आपको पैसा मिलता है। और पहले
और भी कई किंगडम्स इस एरिया को लेकर लड़े हैं। दे वर नॉट द फर्स्ट किंगडम्स टू फाइट ओवर इट। इनफैक्ट अगर आप भारत का इतिहास देखोगे तो हमेशा एक किंगडम यहाँ उत्तरी डेक्कन में और दूसरा यहाँ साउथ में तमिलनाडु बेस्ड है, वो हमेशा इस एरिया को लेकर क्लैश करेगा। तो ये राइवलरी पहले हमने देखी थी चालुक्य चोल के बीच में, बाद में यादव और होयसला के बीच में होगी, और ये सिलसिला इतिहास में बहुत बार रिपीट होता है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाज द सेकंड एरिया। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन ट्रेड वाले पोर्ट्स थे जो भारत का ईस्टर्न कोस्ट है। एंड थर्ड वाज द मराठवाड़ा रीजन, यहाँ पर कोंकण कोस्ट भी आता है। ये भी एक बहुत फर्टाइल टेरिटरी है और कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जैसे कि दाभोल, चौल, इन सब के नाम आगे आ जाएंगे। तो ये वाले पोर्ट से घोड़ों का व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट होता था मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र से। तो देखिए ये तुंगभद्रा वाला क्षेत्र है, ये कृष्णा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है, इसके बीच में जो ये फर्टाइल दोआब वाला क्षेत्र है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज ऑफ इंडिया। यहाँ पर लड़ाई होती थी, इसके कई एरियाज को लेकर बार बार लड़ाई हुई है। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, सो दीज आर द डेल्टा ऑफ कृष्णा गोदावरी रिवर्स, ये भी बहुत ही फर्टाइल एरिया है। तो इसको लेकर ब्रूटल वॉर्स होते हैं, बहुत जबरदस्त लड़ाइयाँ होती है। 1361 में विजयनगर के बुक्का द फर्स्ट ने मुदगल फोर्ट्रेस पर हमला किया और तुंगभद्रा दोआब को जीत लिया था। कई लोगों को यहाँ पर मारा गया। ये बहमनी सुल्तान ने इसका बदला लेने के लिए फिर से हमला किया और पहली बार एक बहमनी सुल्तान तुंगभद्रा नदी को इन पर्सन क्रॉस करते हैं और विजयनगर की टेरिटरीज में घुसकर लड़ाई करते हैं। बुक्का राय की इस लड़ाई में जो सेकंड पार्ट हुआ था इस लड़ाई का, उसमें उनकी हार होती है और इनको अपना कैपिटल छोड़ के जाना होता है। ये लड़ाई भारत की पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें दोनों पक्षों के पास में आर्टिलरी थी। आर्टिलरी, आई होप अभी तक आप समझ चुके होंगे, आर्टिलरी इज वेयर यू यूज अ प्रोजेक्टाइल। गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और एक तोप का गोला जैसा होता है, वो एक प्रोजेक्टाइल है, उसे दागा जाएगा। तो पुरानी आर्टिलरी में तोपें होती थी, आजकल मॉडर्न आर्टिलरी जो है उसमें अलग तरह की गन्स होती हैं जैसे कि बोफोर्स गन्स एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न डे आर्टिलरी। तो ये भारत की पहली लड़ाई है जिसमें दोनों पक्षों के पास में आर्टिलरी थी, क्योंकि दोनों के पास एडवांस्ड आर्मीज हैं बाहर से, यानी मिडिल ईस्ट और चाइना के यहाँ से जो टेक्नोलॉजीज आती थी इनको ये अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर लेते थे। बहमनी सल्तनत की यहाँ जीत होती है क्योंकि इनकी आर्टिलरी और घुड़सवार सेना थोड़ी ज़्यादा एफिशिएंट थी। लंबी लड़ाई चली और बहमनी सुल्तान यहाँ पर बहुत लंबे समय तक अपना कैंपेन चलाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये विजयनगर के राजा को ना तो हरा पाए क्योंकि उन्हें पकड़ नहीं पाए, और उनके कैपिटल को भी यानी कि विजयनगर को भी ये जीत नहीं पाते। तो अल्टीमेटली ये रिट्रीट कर जाते हैं और संधि कर लेते हैं क्योंकि बहुत लोग मारे जा चुके थे दोनों तरफ और लड़ाई काफ़ी लंबी चल चुकी थी। इस संधि से तुंगभद्रा दोआब जो है वो दोनों के बीच में शेयर होता है, ये डिसाइड किया जाता है। और दोनों साम्राज्य ये भी डिसाइड करते हैं कि क्योंकि वो पड़ोसी हैं तो आगे से लड़ाइयों में क्रुएल्टी नहीं होगी। क्रुएल्टी का मतलब ये होता है कि कभी भी जो सिविलियंस हैं, सिविलियंस को नहीं मारा जाएगा। देयर विल बी नो किलिंग्स ऑफ सिविलियंस इन एनी काइंड ऑफ वॉर इन फ्यूचर। और ये एक जेनीवा कन्वेंशन की तरह इनकी संधि है। मॉडर्न डे टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो 1950 के दशक में जेनीवा संधियों में भी यही डिसाइड हुआ है ना कि आप सिविलियंस को नहीं मारेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में इतने सिविलियंस मारे गए, हालांकि उसके पहले भी कुछ संधियां थी जो सिविलियंस की डेथ को रोकती थी, पर आप देख सकते हैं कि ऐसी संधि पहले मिडिवल टाइम पीरियड में भी हो रही है। तो भविष्य की लड़ाइयों में डेफिनेटली यहाँ पर सिविलियंस की मृत्यु नहीं होती है, ना ही कोई पूरे शहरों को स्लॉटर किया जाता है। तो इस लड़ाई का ये थोड़ा सा पॉजिटिव आउटकम था। वी कैन नॉट से दैट पॉजिटिव आउटकम दैट यस इट वाज अ बेटर आउटकम ऑफ द वॉर। सो दिस मेड वॉरफेयर इन सदर्न इंडिया लेस इनह्यूमेन। तो उत्तर भारत में ऐसा कोई अकॉर्ड नहीं है। तो भविष्य में जो भी लड़ाइयाँ होंगी उत्तर भारत में, उनमें वही कत्लेआम चलता रहेगा। दिल्ली पर कोई हमला करेगा तो पूरी दिल्ली की आबादी को खत्म कर देगा, ये सिलसिला चलता है। 1398 में हम देखते हैं कि जब वहां पर हमला होता है तैमूर का दिल्ली पर, तो पूरी आबादी को स्लॉटर किया जाता है। ऐसा दक्षिण भारत में हमें देखने को बहुत रेयरली मिलेगा, और उसका एक बड़ा कारण ये वाली संधि भी थी जब विजयनगर और बहमनी ने दोनों ने डिसाइड किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स चले थे, उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि जेनीवा कन्वेंशन साइन किए जाएंगे, और 196 कंट्रीज इनको साइन कर चुके हैं। दुनिया में कोई भी संधि इतने सारे देश आज दिन तक एग्री नहीं कर पाए उस पर। सो दिस इज द ट्रीटी दैट हैज बीन साइंड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे अधिक देशों ने अगर किसी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं तो वो है जेनीवा कन्वेंशन। और केवल हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उसे रेटिफाई भी किया है। रेटिफाई करने का मतलब है कि आप अपने देश की पार्लियामेंट में जाकर उससे अप्रूवल ले लेते हैं। अगर आप इन कन्वेंशन के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। जस्ट गो टू पाथफाइंडर चैनल और ये जेनीवा यहाँ पर सर्च कर लेना, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा की लड़ाई के बारे में। तुंगभद्रा दोआब की लड़ाई काफी आसान थी क्योंकि वहां केवल 2 साम्राज्य हैं जो लड़ रहे हैं आपस में। यहां पर केजी डेल्टा में 5 अलग अलग साम्राज्य हैं। रेड्डी साम्राज्य, वारंगल, गंगा डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा, विजयनगर, बहमनी सल्तनत। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रेड्डीज, गंगाज, वारंगल, बहमनी, विजयनगर, ये पांचों कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र पर हम अपना कब्जा कर लें, क्योंकि कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो ये डेल्टा रीजन है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज ऑफ सदर्न इंडिया। इनफैक्ट पूरे भारत में वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया है आज भी। यहाँ बहुत अच्छी खेती होती है और ट्रेड के लिए बहुत सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं। व्यापार आसानी से हो सकता है अगर आप इस डेल्टा रीजन को, कोस्टल रीजन को रूल करेंगे। तो इसको लेकर ये 5 साम्राज्य लड़ाई लड़ रहे थे
और इसमें होता क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो क्या होता है कि देखो, बहमनी सल्तनत जो है, इसकी स्थापना में वारंगल के रूलर्स का काफी बड़ा रोल था, क्योंकि अलाउद्दीन बहमन शाह पहले वारंगल की ही सेवा में थे, फिर वो दिल्ली सल्तनत के लिए काम करने लग गए एंड अल्टीमेटली ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को अपने आप को दिल्ली सल्तनत से जब हसन गंगू ने इंडिपेंडेंट घोषित किया था, तब वारंगल ने कुछ समय उनकी मदद भी करी थी। लेकिन जब हसन गंगू बड़ा साम्राज्य बना लेते हैं तो ऑफ कोर्स दोनों के बीच में राइवलरी हो जाती है, और मोहम्मद शाह फर्स्ट ने तो वारंगल पर हमला भी कर दिया था, और हमला करके इनके कई किले जैसे कि गोलकोंडा वगैरह को इनसे जीत लिया। तो गोलकोंडा एक बहुत मजबूत किला है जो आज हैदराबाद में स्थित है, और इस किले को जीतना बहमनी सल्तनत के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। तो इसके बाद वारंगल और बहमनी सल्तनत के रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहे, बट केजी डेल्टा की लड़ाई को लेकर दोनों ने अपने रिश्तों को सुधारा, दोनों ने आपस में फिर से समझौता किया, और वारंगल एंड बहमनी ये दोनों आपस में समझौता करते हैं कि देखो, गोलकोंडा हमारी बाउंड्री फिक्स कर देते हैं और अब आपस में एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, ना तो बहमनी इन पर हमला करेंगे वारंगल पर, और वाइसे वर्सा भी नहीं होगा। ये ट्रीटी फाइनली सील करी जाती है जब वारंगल के राजा एक बहुत ही प्रेशियस थ्रोन सेट, एक ऐसी कुर्सी जिस पे राजा बैठ सकें, इसमें हीरे मोती जड़े हुए हैं, ये बहमनी सुल्तान को गिफ्ट करते हैं। और ये बहमनी और वारंगल की जो संधि है ये 50 साल तक चलती है। तो इट वॉज अ लॉन्ग लास्टिंग अलायंस, मतलब मिडीवल टाइम पीरियड के हिसाब से काफ़ी लंबी अलायंस है ये, 50 साल तक इन दोनों के बीच में शांति रहती है। और ये अलायंस करने का मेन मकसद क्या था, दोनों चाहते थे कि हम किस पर हमला करें, मिलकर विजयनगर को रोक लें। बेसिकली विजयनगर वॉज अ बिगर थ्रेट, विजयनगर बड़ा थ्रेट है, तो इसीलिए बहमनी और वारंगल ने हाथ मिलाया, कहा कि हम अपनी बाउंड्री फिक्स करते हैं, आपस में लड़ाई नहीं लड़ेंगे और विजयनगर को यहाँ आगे बढ़ने से रोका जाएगा। तो ये संधि 50 साल तक चलती है, और बहमनी और वारंगल के बीच की ये जो ट्रीटी है ये दिखाती है कि डेक्कन में कई बार इस फाइट को जब हिंदू मुस्लिम फाइट कहा जाता है वो सच नहीं है, बिकॉज वारंगल वॉज अ हिंदू किंगडम, बहमनी वॉज अ मुस्लिम सल्तनत, लेकिन इन दोनों ने आपस में 50 साल तक संधि करी, कई सारी ट्रीटीज होती हैं, और इनफैक्ट बहमनी और विजयनगर के बीच में भी मैट्रिमोनियल अलायंस हुई हैं, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी आगे नाम आ जाएंगे, आप याद करिए कि कौन से सुल्तान ने मैट्रिमोनियल अलायंस करी थी। तो ये लड़ाई एक प्योरली पॉलिटिकल लड़ाई होती है, लेकिन इस अलायंस का सबसे बड़ा नुकसान होता है विजयनगर को, जो अपने आप को ना तो तुंगभद्रा दोआब में और ना ही कृष्णा गोदावरी दोआब में अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश कर पाते हैं। बहमनी सल्तनत में सबसे पावरफुल सुल्तान्स में नाम आता है फिरोज शाह बहमनी का। ये आप याद रखिए, इनका टाइम पीरियड भी ध्यान में रखिए, 1397 टू 1422। इसका मतलब है कि 15th सेंचुरी का बिल्कुल शुरुआती टाइम पीरियड। इस समय फिरोज शाह बहमनी यहाँ पर रूल कर रहे थे। फिरोज शाह बहमनी वॉज अ वेरी वेल लर्नेड मैन। इन्होंने कई धर्मों की स्टडी करी थी, क्रिश्चियनिटी के ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स पढ़े थे, कुरान तो ऑफकोर्स आती थी, कई भाषाएं ये बोलते थे, और इनकी जो शादियां हैं वो इन्होंने जानबूझकर अलग अलग क्षेत्र से करी थी ताकि मैट्रिमोनियल अलायंस के माध्यम से व्यापारिक और जो सामरिक दृष्टि के रिश्ते हैं उनको मजबूत किया जा सके। तो इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में शादियां करी एंड ही हैड वाइव्स फ्रॉम मेनी रीजन, और इनका लक्ष्य ये था कि डेक्कन को एक बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर बना दें भारत का, क्योंकि याद करिए ये वो टाइम पीरियड है जब दिल्ली अपने डाउनफॉल पे था। 1398 बहुत बड़ा हमला हुआ दिल्ली पर, तुगलक्स कमजोर हो गए हैं, कुछ नहीं बचा है, नॉर्थ इंडिया इज इन अ डाउनफॉल, इट्स इन अ फ्री फॉल। ऐसे में फिरोज शाह बहमनी का ये लक्ष्य था कि जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बेस्ट सूफी सेंट्स हैं, बेस्ट पोएट्स, इन सबको दक्षिण भारत में लाया जाए, डेक्कन में लाया जाए। और इस समय ये डेक्कन में ले भी आते हैं और कई लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी थी, यहाँ सम्मान मिल रहा था, यहाँ सुल्तान आपको सम्मान दे रहा है, पैसे दे रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो बहुत सारे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, लर्नेड लोग यहाँ पर आकर इनके दरबार में रहने लग गए, एंड डेक्कन बिकेम द कल्चरल हब ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम। तो इससे और नॉर्मल माइग्रेशन भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग आ रहे थे जिनको व्यापार करना है, बिजनेस करना है। कई लोग उत्तर भारत की लड़ाइयों से इतना परेशान हो गए थे कि वो दक्षिण दिशा में आकर यहाँ सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी ट्रेडिशन में कई सूफी सेंट भी दक्षिण में डेक्कन में आकर बस जाते हैं, और डेक्कन में कई सूफी सेंट्स ने बाद में अपनी यहाँ पर एक अच्छी पैठ जमाई, एंड मेनी पीपल कन्वर्टेड टू इस्लाम बिकॉज ऑफ द सूफी सेंट्स। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट एक दो नाम है, याद रखिए। तो चिश्ती जो ऑर्डर है सूफीज का, जिसमें चिश्ती कौन से, जो सूफी सेंट चिश्ती दिल्ली वाले हैं उन्हीं का जो फॉलोअर्स वाला सिलसिला है वो चिश्ती सेंट चिश्ती ऑर्डर कहलाता है। इसी में एक बंदा नवाज गेसू दराज हैं, ये आ गए गुलबर्गा उत्तर भारत से, इनको फिरोज शाह बहमनी ने बुलाया था, और इनकी दरगाह आज भी यहाँ गुलबर्गा में मौजूद है। ओके, तो बंदा नवाज गेसू दराज, ही इज अ वेरी फेमस सूफी सेंट फ्रॉम डेक्कन। अब बहमनी सल्तनत ऐसा भी नहीं है कि हिंदूज को एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल नहीं करती थी, इनके साम्राज्य में बहुत सारे हिंदूज प्रशासन में शामिल थे। फिरोज शाह ने एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी बनाई दौलताबाद में, और फिरोजाबाद नाम के एक नए शहर को बनाया जो कि गुलबर्गा से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज हैं बहमनी के, देवर चौल एंड दाभोल। तो
तो ये दोनों ही कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन है जिसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं, वहां पर है चौल। चौल थोड़ा सा मुंबई के निकट है, दाभोल थोड़ा सा दक्षिणी महाराष्ट्र वाले एरिया में आता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सिटीज थे, यहाँ से बहुत सारा व्यापार होता था पर्शियन गल्फ और रेड सी वाले क्षेत्र में। खास करके घोड़ों का इंपोर्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहमनी सल्तनत के लिए भी, क्योंकि उस समय भारत में अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं थे और अरबी घोड़े हमेशा से बहुत स्ट्रांग रहे हैं, दे हैव गुड स्टैमिना एटसेट्रा, तो लड़ाई में काफ़ी काम आते हैं। तो बहमनी और विजयनगर दोनों ही घोड़ों का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया करते थे और इसके लिए ये कोस्टल सिटीज़ या पोर्ट्स इनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जो दूसरे लग्जरी आइटम्स हैं उनका भी व्यापार होता था, भारत से स्पाइसेस और इस तरह के अन्य रॉ मटेरियल्स जाते थे इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में। फिर फिरोज शाह बहमनी के एक्सपांशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया उत्तर दिशा में। तो दक्षिण दिशा में तो सब कुछ सेटल हो गया था, विजयनगर के साथ काफ़ी हद तक शांति थी अभी। तो इन्होंने उत्तर दिशा में बिरार की तरफ एक्सपांशन किया और जो राजा हैं गोंड राजा नरसिंह राय, ये गोंडवाना वाले क्षेत्र के राजा हैं, उनको हराकर उन्हें अपने अंडर में ले लिया। तो गोंड राजा नरसिंह ने बहुत बड़ी इंडेमनिटी दी और अपनी बेटी की शादी भी फिरोज शाह बहमनी से करवाई और नरसिंह राय को एक तरह से पूरे प्रांत का गवर्नर बना दिया जाता है। ही वॉज मेड द अमीर ऑफ द प्रोविंस, यानी वो राजा हैं, अपना लोकल रूल चालू रखेंगे, बट अब किसके अधीन होंगे? फिरोज शाह बहमनी के अधीन होंगे। तो ये बिरार वाले क्षेत्र की तरफ, इस तरफ इन्होंने अपना साम्राज्य आगे बढ़ाया और ये टेरिटरीज जो बिरार की मैं मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से अभी, ये सब इन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली। तो बहमनी का नॉर्दर्न एक्सपांशन फिरोज शाह के द्वारा किया गया। अब ये किसके संपर्क में आएंगे? यहाँ पर खानदेश, यहाँ पर गुजरात सल्तनत और यहाँ पर मालवा की जो सल्तनत है वो इनके कॉन्टैक्ट में आएगी। फिरोज शाह बहमनी ने पहले देवराय फर्स्ट को हराया था और तुंगभद्रा दोआब को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। विजयनगर ने यहाँ 10 लाख हुंड्स की इंडेमनिटी दी। हुंड्स यहाँ का कॉइन का नाम है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे पर्ल्स, एलिफेंट्स, ये सब दिए गए। इंडेमनिटी क्या होता है? जब आप किसी को लड़ाई में हरा देते हैं और उससे पैसा लेते हैं कि मैंने तुम पर लड़ाई करी, तुम्हारे ऊपर लड़ाई करी, तो मुझे मेरा पैसा खर्च हुआ है, सो यू पे मी फॉर दैट इज अ वॉर इंडेमनिटी। तो जब भी कोई साम्राज्य, कोई राजा हारता है तो उसे अक्सर हराने वाले राजा को एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है पैसे का, दैट इज कॉल्ड एज वॉर इंडेमनिटी। देवराय फर्स्ट जो है, इन्होंने वॉर इंडेमनिटी दी और अपनी बेटी की शादी भी करवाई फिरोज शाह बहमनी के साथ। तो फिरोज शाह को बस यही चाहिए था, सब जगह मेरी शादी हो जाए ताकि कोई मुझ पर भविष्य में हमला नहीं करेगा, दामाद जी पर, अपने ससुराल पर। ओके, तो यही फिरोज शाह की स्ट्रैटेजी रहती है। बांकापुर जो तुंगभद्रा दोआब में है वो दहेज के तौर पर बहमनी सुल्तान को दे दिया गया। इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस। तो ये वो बांकापुर है, इससे दोआब रीजन को ये अच्छे से यहाँ तक चैलेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये टेरिटरी जो है दिस इज ऑल विजयनगर टेरिटरी। ये तुंगभद्रा नदी बह रही है, तो बांकापुर काफ़ी डीप एरिया में स्थित है टुवर्ड्स द विजयनगर बॉर्डर। तो इससे ये एस्टैब्लिश हो गया कि विजयनगर के हाथ से जब ये किला चला जाएगा तो बहमनी के पास थोड़ा सा अपर हैंड है। तो ये शादी जो है बहुत पॉम्प एंड शो के साथ सेलिब्रेट करी गई थी। इसके बारे में कई इतिहासकारों ने लिखा है, क्योंकि जो दो साम्राज्य लगभग 50-70 साल से लड़ाई लड़ रहे थे वो मैट्रिमोनियल अलायंस करते हैं। सो इट वॉज अ बिग इवेंट ऑफ द 14th सेंचुरी। और कहते हैं कि देवराय फर्स्ट खुद बारात का स्वागत करने के लिए, दूल्हे का स्वागत करने के लिए किले के बाहर आए थे। तो इन्हें लगा था कि ये शादी शांति लेकर आ जाएगी, लेकिन ये शादी हमेशा के लिए लॉन्ग लास्टिंग पीस नहीं लेकर आती है। कुछ ही सालों बाद केजी डेल्टा को लेकर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें रेड्डीज इन्वॉल्व थे, जिसमें वारंगल इन्वॉल्व था, और अल्टीमेटली ये पीस जो दोनों साम्राज्यों के बीच में थी वो खत्म होती है। हालांकि तुंगभद्रा दोआब को लेकर लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई केजी डेल्टा को लेकर हुई थी। लेकिन अब देवराय क्या करते हैं? देवराय वारंगल को जाकर अप्रोच करके बोलते हैं कि तुम इतने सालों से इनके साथ हो, अब हमारे साथ आ जाओ। एंड वारंगल बहमनी को छोड़कर विजयनगर एम्पायर का दामन थाम लेता है। एंड विजयनगर और वारंगल की अलायंस होने के कारण अब बैलेंस ऑफ पावर किसकी तरफ है? विजयनगर की तरफ है। तो बहमनी बैकफुट पर आ जाते हैं और फिरोज शाह बहमनी को लेट इन हिस करियर 1419 में हरा दिया जाता है देवराय वन के द्वारा। तो अपने दामाद को ये हरा देते हैं और इसके बाद बहमनी किंगडम में एक बहुत बड़ा चेंज होता है। फिरोज बहमनी को कहा जाता है अपने ही दरबारियों के द्वारा कि तुम रूल करने के लायक नहीं हो, यू आर नॉट फिट टू रूल, तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। तो इन्हें एब्डिकेट करना पड़ता है। एब्डिकेट का मतलब है कि आप अपने मन से गद्दी छोड़ दें। तो ऐसा इतिहास में बहुत रेयरली होता है कि कोई राजा अपने मन से अपनी गद्दी छोड़कर चला जाए। ठीक है, भारत के इतिहास में गिने चुने उंगलियों पर गिन सकते हो ऐसे राजा हैं जिन्होंने एब्डिकेट किया है, एंड फिरोज बहमनी इज वन ऑफ देम। तो इन्होंने गद्दी छोड़ी और इनके भाई अहमद शाह वन गद्दी पर बैठ जाते हैं। फरिश्ता जो कि मिडीवल हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, ये फिरोज बहमनी को एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कहते हैं और कहते हैं कि इनमें बस दो ही ऐसे ऐब हैं या दो ऐसी वीकनेस हैं जो इनको एक सच्चा मुसलमान होने से रोकती हैं, एंड दे आर ड्रिंकिंग वाइन एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। इन दो चीज़ों के अलावा फिरोज बहमनी इज अ कंप्लीटली ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। फिरोज बहमनी का जो मकबरा है वो काफ़ी बड़ा और आर्किटेक्चरल स्टाइल आप इसका देख सकते हैं, थोड़ा अलग है। दिल्ली वाले जो आर्किटेक्चरल टूम्स हमने देखे थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल यहाँ पर इसे
बनाया गया है। तो हफ्त गुम्बस कहते हैं इसे, फिरोज शाह बहमनी का ये मकबरा, यू कैन सी दिस हियर। इसमें 2 डोम है, इसकी खासियत यह है कि इसमें 2 डोम्स बनाए गए हैं। फिर आते हैं अहमद शाह वन। इनको कई बार अहमद शाह वली भी कहा जाता है। वली किसे कहते हैं? वली कहते हैं किसी ऐसे इंसान को जो एक संत है। इस्लाम में वली इज इक्वल टू सेंट, इन क्रिश्चियनिटी या भारत के उसमें कहें तो एक संत हो गए या गुरु हो गए, उस तरह की परंपरा में एक रिलीजियस कोई व्यक्ति होता है तो उसे वली कहा जाता है। तो अहमद शाह रूलर को वली कहा जा रहा है बिकॉज ये बहुत ही रिलीजियस थे और एक सूफी सेंट, सूफी गेसु दराज, इनके साथ इनका बहुत अच्छा एसोसिएशन था। ऐसा नहीं है लेकिन रिलीजियस थे तो लड़ाई वड़ाई बंद कर दी। इनके समय में भी ये ईस्टर्न सी बोर्ड यानी कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन की लड़ाई कंटिन्यू रहती है। और अहमद शाह वली का जो ये छोटा सा टाइम पीरियड है, 14 ईयर्स का रूल है, इसमें काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई भी चली थी। बंदा नवाज की जो दरगाह है वो गुलबर्गा में स्थित है। और हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि ये किसके डिसाइपल थे? नसीरुद्दीन ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो चिश्ती ऑर्डर में नसीरुद्दीन ऑफ दिल्ली के ये थे डिसाइपल और गुलबर्गा आए थे 1413 में। तो बस ये याद रख लेना कि चिश्ती ऑर्डर से ये बिलोंग करते थे। कौन? सूफी सेंट गेसु दराज। अब वारंगल ने जब साथ छोड़ दिया था बहमनी का, तो इससे अब बहमनी सुल्तान काफ़ी नाराज थे। अहमद शाह ने कहा कि तुमने मेरे भाई के साथ धोखा किया, अब मैं उसका बदला लूंगा। तो ये हमला कर देते हैं वारंगल पर और वारंगल की बहुत सारी टेरिटरीज को जीतकर और वहां के राजा को लड़ाई में हरा देते हैं। इससे पूरा ईस्ट कोस्ट बहमनी के अधीन आ गया और इससे इनको बहुत एरिया मिलता है, टेरिटरी मिलती है एंड दे गेट गुड रेवेन्यूज एज वेल। लेकिन जब टेरिटरी आपकी ईस्ट की तरफ बढ़ रही है, जब आपकी टेरिटरीज इस दिशा में बढ़ रही है, तो आपका कैपिटल फिर यहां पर रहेगा तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब गुलबर्गा से कैपिटल शिफ्ट किया गया टू बीदर, क्योंकि बीदर जो है वो वारंगल और ये जो ईस्टर्न टेरिटरीज हैं, केजी डेल्टा वाला रीजन है, यहाँ से थोड़ा सा नज़दीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर हाँ ठीक है, 70-80 किलोमीटर तो नज़दीक है ही। तो इन्होंने एक नया कैपिटल बनाया। सो कैपिटल वॉज अर्लियर गुलबर्गा एंड इट वॉज शिफ्टेड टू बीदर। अब इसके बाद अहमद शाह ने और भी कई किंगडम्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, खास करके उत्तरी दिशा में इन्होंने एक्सपांड करने की कोशिश करी। तो मालवा, गोंडवाना और कोंकण, इन 3 क्षेत्रों पर हमला किया गया। इन 3 रीजन्स के साथ इनकी लगातार टकरार चलती है। अहमद शाह वली के बाद अगला इंपॉर्टेंट रूलर या अगली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इस साम्राज्य में कोई है तो वो है महमूद गेवान। अब याद रखना कि महमूद गेवान इज नॉट अ किंग, ये सुल्तान नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन ये इतने ताकतवर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे कि उस समय सुल्तान को कोई जानता ही नहीं था या सुल्तान की चलती नहीं थी, चलती थी महमूद गेवान की। सो ही बिकेम लाइक अ सुपर पावर। तो महमूद गेवान एक प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद पॉलिटिक्स को इतना डोमिनेट करते थे कि आज इतिहास के पन्नों में इनका नाम ऊपर लिखा जा रहा है और मोहम्मद शाह थर्ड का नीचे लिखा जा रहा है। तो महमूद गवान वॉज नॉट अ बहमनी पर्सन ओरिजिनली। ये बहुत हैरानी होगी आपको जानकर कि ये कहीं और से आए थे, बाहर से आए थे, बहुत ही गरीब व्यक्ति के रूप में आए, लेकिन धीरे धीरे ये अपना ओहदा, अपनी पोजीशन एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाते जाते हैं एंड अल्टीमेटली ही बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर। और इनको टाइटल दिया गया सुल्तान के द्वारा मलिक उल तुज्जर का। मलिक उल तुज्जर नाम याद रखना है, ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब महमूद गेवान वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। इनके समय में साम्राज्य अच्छी तरीके से गवर्न हो रहा था और लड़ाइयां भी जीती। तो वॉर कैंपेन भी चलाए, गवर्नेंस भी अच्छी रखी। विजयनगर और ओडिशा के गंगा रूलर्स दोनों के खिलाफ इन्होंने लड़ाइयां जीती। विजयनगर के खिलाफ तो ये इतने सफल रहे थे कि इनकी आर्मीज कांचीपुरम तक पहुंच गई थी। कांचीपुरम कहां पर स्थित है? कांचीपुरम इज समवेयर ओवर हियर इन तमिलनाडु। तो बहमनीज की आर्मी काफी डीप टेरिटरी में पहुंच जाती है विजयनगर के। लेकिन यहां पर इन्हें रूल नहीं करना था, इनका मकसद बस यही था कि अटैक करो, लूटपाट मचाकर वापस आ जाओ। फिर वेस्ट कोस्ट में कई सारे पोर्ट्स इनके कंट्रोल में आ गए, जैसे कि दाभोल और गोवा इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये क्षेत्र इनका बहुत ही रिच ट्रेड वाला एरिया बन जाता है। यहाँ से काफ़ी व्यापार होता है। ईरान इराक के साथ जो व्यापार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बढ़ते व्यापार के कारण पोर्चुगीज़ की नज़र बाद में इस क्षेत्र पर पड़ेगी। देखो पोर्चुगीज़ आने ही वाले हैं, 1500 के आसपास पोर्चुगीज़ भारत आ जाएंगे और आने के कुछ ही साल बाद गोवा को उन्होंने जीत लिया। किससे? इन्हीं बहमनी सल्तनत के वंशजों से। महमूद गवान का अगला बड़ा चैलेंज आता है उत्तर दिशा से। तो देखिए बहमनी सुल्तनत की जो बाउंड्रीज हैं, उस बाउंड्री के नॉर्थ में 3-4 इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे। गोंडवाना को इन्होंने हरा दिया था। फिर था बेरार, खानदेश और यहां पर मालवा। इनमें सबसे ताकतवर साम्राज्य था मालवा का। मालवा वॉज वेरी पावरफुल, स्पेशली अंडर महमूद खिलजी ऑफ मालवा। याद है हमने उस एक महमूद खिलजी के बारे में पढ़ा था कुछ लेक्चर्स पहले। तो वो महमूद खिलजी मालवा के चाहते थे कि मैं बेरार भी जीत जाऊं, मैं यहाँ पर कोंकण कोस्ट तक पहुंच जाऊं ताकि व्यापार में मुझे बहुत फायदा मिले। तो वो चाहते थे दाभोल के पोर्ट को कैप्चर करना, यहाँ कोंकण कोस्ट को अपने कंट्रोल में लाना। तो महमूद खिलजी के प्लान्स थे कि दक्षिण में बढ़ो, नॉर्थ में नहीं, साउथ की तरफ। तो इससे बहमनी और मालवा आते हैं कॉन्फ्लिक्ट में। तो बहमनी सल्तनत को पता था कि अकेले मालवा को नहीं हराया जा सकता, तो ये गुजरात की मदद लेते हैं, क्योंकि गुजरात और मालवा की ट्रेडिशनली राइवलरी चलती थी। तो गुजरात और बहमनी एक तरफ हो जाते हैं और मालवा को ये चेक में रखते हैं। दे कीप अ चेक ऑन मालवा विद देयर ओन अलायंस। तो याद रखना बहमनीज की अगली इंपॉर्टेंट अलायंस उत्तर दिशा में थी
गुजरात सल्तनत के साथ, और गुजरात सल्तनत से अलायंस करने का कारण था मालवा के एग्रेशन को रोकना। तो कई लड़ाइयां होती है और उसके बाद जो गोंडवाना है वो काफ़ी क्षेत्र, गोंडवाना का बहुत क्षेत्र मालवा के पास चला गया, लेकिन बेरार का जो किंगडम है वो बहमनी सुल्तान के अधीन आ जाता है। तो दोनों कुछ कुछ टेरिटरीज जरूर जीत जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अपनी अपनी कोर टेरिटरी बचाने में सक्सेसफुल रहते हैं। मालवा में ये रूलर थे उस समय महमूद खिलजी, एंड महमूद गेवान डिफेंडेड बेरार फ्रॉम महमूद खिलजी। तो ये बेरार क्षेत्र को बचा लेते हैं मालवा के पास जाने से, और इसमें गुजरात ने इनकी काफ़ी मदद करी थी। तो बेसिकली ये जो महाराष्ट्र वाला जो रीजन है इसमें ये सारी फाइट्स चल रही थी। गुजरात, बहमनी और वेर ऑन वन साइड, बेरार को बचा लेते हैं, लेकिन काफ़ी टेरिटरीज गोंडवाना की मालवा के पास चली जाती हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देख लेते हैं या फिर किस तरह से बहमनी सल्तनत गवर्न होती थी। तो यहाँ पर 8 प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस को कहा जाता था तराफ, और तराफ के अंदर जो लीड कर रहा है, जैसे कि गवर्नर की पोजीशन है, उसे कहा जाएगा तरफदार। तो ये तरफदार बाद में इंपॉर्टेंट हो गए, काफ़ी पावरफुल हो गए, और इन्होंने ही अपने अपने किंगडम्स बांट लिए। तो कई तरफदार इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और 1528 के आसपास ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। बहमनी सल्तनत में जितनी भी नोबल्स हैं इनकी सैलरीज फिक्स होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, और इन्हें सैलरी कैश में दी जाती थी, ज़्यादातर कैश में। लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा चेंज होती है और बाद में जागीर अलॉट करी जाने लगी। जागीर का मतलब है कि आपको कुछ गांव या कुछ ज़मीन दी जा रही है, वहाँ से आने वाला रेवेन्यू, उससे आप अपना खर्चा चलाइए, अपना काम चलाइए। तो ये सिस्टम एंशंट इंडिया में भी शुरू हो गया था लगभग गुप्ता टाइम पीरियड के आसपास से, और अब ये मिडिवल इंडिया में भी कई एम्पायर्स इसे चलाएंगे। लेकिन सारी ज़मीन किसी को असाइन नहीं करी जाएगी एज जागीर। काफ़ी सारी ज़मीन डायरेक्टली सुल्तान के अंडर में रहेगी, और उसे कहा जाता है खालिसा या खालसा लैंड। तो ये खालिसा शब्द जो है ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ होगा आगे। तो खालिसा लैंड वो है जिससे डायरेक्ट सुल्तान को रेवेन्यू आ रहा है। बहमनी सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ज़मीन को नापा गया, हर खेत की साइज़ देखी गई, और ये रिकॉर्ड्स बनाए गए कि कौन सा खेत कितना बड़ा है और उससे कितना टैक्स या रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। इतिहास में केवल कुछ साम्राज्य ऐसे हैं जो ये काम कर पाए हैं, एंड दिस वॉज वन ऑफ देम। महमूद गेवान ने एक बहुत बड़ा मदरसा बनवाया बीदर में, अपने कैपिटल में, और ये इतना बड़ा मदरसा था कि इसमें एक समय पे 1000 टीचर और स्टूडेंट पढ़ते थे, और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई सब कुछ फ्री था, खाना पीना कपड़े सब कुछ फ्री था। सो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मदरसाज इन साउथ इंडिया, बिगेस्ट स्कूल्स ऑफ लर्निंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आज के समय इसका काफ़ी एरिया टूट चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो चुकी है, पर ये काफ़ी बड़ा मदरसा है, इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। इसको महमूद गेवान मदरसा कहा जाता है। इसकी लोकेशन याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीदर शहर में ये मदरसा बनवाया गया था। अब बहमनी सल्तनत के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनके नोबल्स आपस में लड़ने लग गए। शुरुआत के 150 साल सुल्तान काफ़ी ताकतवर थे। जब तक सुल्तान ताकतवर है तब तक नीचे वाले लोग सब शांत बैठेंगे, लेकिन जैसे ही सुल्तान ताकतवर नहीं रहता, स्पेशली पीपल लाइक नसीरुद्दीन, जिनके समय में महमूद गेवान मौजूद हैं, तो महमूद गेवान जब ऊपर बढ़ते हैं, ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, तो इससे जो पुराने लोग हैं वो नाराज हो गए। क्योंकि देखो, 2 तरह के नोबल्स हैं, एक है दक्खनी जिनको कहा जा रहा है ओल्ड नोबल्स, ये पुराने समय से, मतलब पुराने क्या है, 200 साल 150 साल पहले आए हुए हैं, दे आर देयर सिंस द टाइम ऑफ हसन गंगू। तो ये कहते हैं कि हम यहाँ के पुराने नोबल्स हैं, हम यहाँ के पुराने परिवार हैं, पावर हमारे पास रहनी चाहिए। लेकिन बहमनी सल्तनत का नेचर ऐसा था कि यहाँ पर कई दूर दराज के लोग आकर सेटल होना शुरू हो गए, और इन सेटल्ड लोगों में, इन नए लोगों में, न्यू कमर्स में से जो बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाता है उसके खिलाफ ये थोड़े जेलस हो जाते थे। इन न्यू कमर्स को अफाकीज या गरीब्स भी कहा जाता था। तो महमूद गेवान इन्हीं में से एक थे। महमूद गेवान वॉज वन ऑफ द गरीब्स और द अफाकीज ऑफ दिस किंगडम। तो जब ये व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन के अपनी चला रहा है पूरे देश में, तो इससे कई लोग नाराज हो जाते हैं और अल्टीमेटली सुल्तान को भड़का देते हैं इसके खिलाफ कि नहीं, ये महमूद गेवान तुम्हें हटाकर खुद सुल्तान बन जाएगा। तो इसी तरह से महमूद गेवान फॉल्स आउट ऑफ फेवर। सुल्तान महमूद गेवान को हटा देते हैं। नए नए सुल्तान अपनी पोजीशन पर जब आते हैं तो ये कहते हैं कि महमूद गेवान अब तुम रिटायर हो जाओ, और इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इस महमूद गेवान के जाने के बाद ये नोबल्स आपस में और ज़्यादा संघर्ष करेंगे। हर कोई चाहेगा कि मैं अपना अपना किंगडम बना लूँ, और अल्टीमेटली यही होगा कि इनके कुछ प्राइम मिनिस्टर्स, बड़े बड़े मंत्री, तरफदार्स, ये अपने टेरिटरी को कार्व आउट करके कहेंगे कि हम नहीं मानते बहमनी सुल्तान में, वी आर इंडिपेंडेंट। किसी ने डायरेक्टली एक दिन उठकर बगावत नहीं कर दी, लेकिन आप देखिए 1490 ऑनवर्ड्स धीरे धीरे कुछ टेरिटरीज इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। तो इसमें 5 किंगडम्स निकल कर आते हैं। बहमनी किंगडम बाय द टाइम 1528 आता है 5 हिस्सों में बट चुका था। ये प्रक्रिया 1490 से शुरू हो जाती है और 1528 में समाप्त होती है। इन 30 सालों में यहाँ पर 5 किंगडम आते हैं: बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर और बेरार। इनकी लोकेशन आप यहाँ पर देख लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदनगर ये वाली टेरिटरी है जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र वाला एरिया आप कह सकते हैं। बेरार इज द ऑलमोस्ट विदर्भ एरिया ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर गोलकोंडा विच इज नियर द एरिया ऑफ हैदराबाद, ये है बीदर, ये है बीजापुर। तो बीजापुर जो है ये नॉर्दर्न कर्नाटका और सदर्न महाराष्ट्र है। तो इनका जो पुराना कोर एरिया था वो यहाँ बीदर और बीजापुर वाले क्षेत्र में बट जाता है।
तो अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बेरार, गोलकोंडा, ये 5 नए छोटे छोटे सल्तनत्स बन जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज बहमनी सल्तनत्स और द बहमनी सक्सेसर्स। और यहाँ पर जो डायनेस्टी रूल करेगी उसका नाम भी याद रखना आपको जरूरी है, डायरेक्टली एग्जाम में इस पर सवाल आते हैं। तो बीजापुर में जो फर्स्ट सुल्तान थे उनको कहा जाता है आदिल, उनका नाम था आदिल शाह, उनके नाम के पीछे डायनेस्टी को आदिल शाही कहा जाने लगा। अहमदनगर में निज़ाम शाह थे, उनके पीछे निज़ाम शाही, गोलकोंडा में कुतुब शाही, बीदर में बरीद शाही और बेरार में इमाद शाही। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सल्तनत्स हैं। अब इनमें होता क्या है कि ये दोनों छोटी हैं, बीदर और बेरार की साइज आप देखें, बीदर एंड बेरार ये थोड़े छोटे हैं और इन तीनों के बीच में है, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीजापुर के बीच में सैंडविच हो रहे हैं ये। तो हुआ ये कि कुछ सालों के अंदर ये बेरार और बीदर तो आपस में इन्होंने लड़ झगड़ के अपने अपने में बांट लिया। तो अल्टीमेटली 3 बड़े सल्तनत रह जाते हैं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। बीदर और बेरार जो हैं ये गायब हो जाएंगे। गायब क्या हो जाएंगे मतलब इन पर हमला करके इन्होंने तीनों ने आपस में इसे बांट लिया। सो दीज 2 वेर सून एनेक्स्ड बाय द रेस्ट 3। और ये 3 बड़ी सल्तनत अब दक्षिण भारत में रहेंगी, बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा, और ये 1687 तक रहने वाली हैं। मुगल्स के साथ इनका बहुत लंबा वॉरफेयर चलता है, ऑलमोस्ट 1590 के बाद से लड़ाई चली रही है। 1600 याद रख लो आप। तो 1600 से लेकर 1687 लगभग 90 साल का जो ये टाइम पीरियड है, उस पूरे टाइम पीरियड में उत्तर भारत में जो मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया था वो इन पर लगातार हमले करता है लेकिन जीत नहीं पाता है। 1687 में जाकर जीतते हैं। तो मुगल्स के लिए जो सबसे लंबा चैलेंज किसी ने पोज किया, अगर आप टाइम वाइज देखेंगे तो सबसे लंबा चैलेंज इन तीनों ने पोज किया था। तो इन तीनों के साथ लंबी लड़ाई होती है, औरंगजेब खुद दक्षिण भारत आता है और फिर ये तीनों एम्पायर्स हार जाते हैं कंप्लीटली। ठीक है, टू बी स्पेसिफिक अहमदनगर थोड़ा पहले हारा था, बीजापुर और गोलकोंडा 1687 और 1686 में हारे थे। तो इसी के साथ बहमनी सल्तनत वाला टाइम पीरियड हमारा समाप्त होता है। जब हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे उस समय 1-2 नाम और आने वाले हैं, जैसे कि मलिक अंबर। तो ये मलिक अंबर और जो उस समय के नाम है वो हम तभी पढ़ेंगे, उन्होंने क्या किया, क्या उनका मतलब कंट्रीब्यूशन था। वो है बहमनी सल्तनत के ही पार्ट में है, लेकिन वो टाइम पीरियड के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आगे हम उसे जानेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम करेंगे समाप्त। टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर लीजिए। अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर आप लाइव क्लासेस के साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लें उसमें महिपाल कोड लगाएंगे तो आपको 10% सीधा डिस्काउंट मिलेगा। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जिसमें GS और ऑप्शनल दोनों की तैयारी होती है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो लगभग 60,000 रुपीज़ में आपको GS, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है, जो आपको यूजुअली 2 to 2.5 लाख रुपीज़ में कहीं और देखने को मिलेगा किसी भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 1/4 प्राइस पर ये सब कुछ मिल रहा है। हमारे नोट्स भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं, जो अब नोट्स 2.0 आ चुके हैं, जिनमें माइंड मैप्स एटसेट्रा ये सब लागू कर दिया गया है। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन अलग से भी अवेलेबल हैं। सभी सब्सक्रिप्शन EMI पर आप ले सकते हैं। EMI पर मंथ कितनी होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये EMI अवेल करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट से एक ऐसा फीडबैक मुझे मिला कि दैट सम पीपल आर सेइंग कि हम EMI फ्री में दिलवा देंगे, दे आर ट्राइंग टू एक्ट एज मिडल मैन। ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्टली फ़ोन नंबर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया है, ये वाला फ़ोन नंबर है, इस पर कॉल करो। अगर आपको कोर्स लेना है तो आपको EMI का पूरा प्रोसेस इस फ़ोन नंबर पर हमारे काउंसलर गाइड कर देंगे। सो डोंट फॉल फॉर एनी अदर ट्रिक्स और एनी अदर मिडल मैन एटसेट्रा। डायरेक्ट आपको यहाँ पर नो कॉस्ट EMI मिल जाएगा। ओके, एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसी के साथ जो बैचेस हैं उनके बारे में भी जानकारी लो। तो हर हफ्ते नए बैच लॉन्च किए जाते हैं। इन बैचेस में आप एनरोल करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते हैं, इनमें हिस्सा लेकर आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।